हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जॉन्जे वापस आ गया था और वही यही सोच रहा था कि मैं जिस तरह से आनरान को छोड़कर गया था, ये सोच के कि उससे दूर जाके मैं उसकी सुरक्षा कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल गलत था। और वापस आकर मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। चाहे मैं जितने सालों के लिए चला जाता, मैंने ये रियलाइज कर लिया कि आनंद यही खड़ी हुई मेरी वेट कर रही होती। अब नेक्स्ट डे खून आमरान को पिक करने आया था और उसके फेस पे इतनी ब्राइट स्माइल देख के वो हैरान रह जाता है। और उसे जब पता लगता है कि यान वापस आ गया है, वो भी इतना हैरान और खुश होता है। जब यानजा को दिखाते हैं हमें, वो गया हुआ था जियान के घर पे। जियान उसे इतने दिनों के बाद देख के बहुत खुश था। वो थोड़ी बहुत हंसी मजाक और शरारतें करते हैं आपस में और उसके बाद स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आनरन और हु ने उसे भेजा था गायशी कंपनी की तरफ। वो उसी कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी, उसे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं मिला था। लेकिन इतने में वो देखती कि वहाँ पे रुई हुई थी। रुई जाओचुआन से मिलने आई थी। ये देखकर वो सरप्राइज रह जाती है और उनकी फोटोज आनरन को सेंड करती है। आनरन के लिए ये न्यूज काफी शॉकिंग थी। अब वो दूसरे एंगल से सोचने लगी थी। उसके साथ साथ मिस्टर जाओसी से भी मिलते हैं। मिस्टर जाओसी उससे अच्छे से वेलकम करते हैं। एक्चुअली वो खुद भी एक विक्टिम थे जायशी कंपनी के। वो उनकी स्टोरी सुनते लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि 5 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई थी और उनकी गेम भी बहुत फेमस थी, बिल्कुल आनरन की गेम से तरह। वो कहते हैं कि हमारे पास पहले जाओचियान आया था हमारी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिनों में हमारे पे एक साइबर अटैक हुआ। हमने हैकर को पे भी कर दिया था जो रैंसम मांग रहा था, मगर वो बार बार अटैक करता था। हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम दलदल में धंस रहे हो। इन द एंड मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा कि हम जाओशियन की ऑफर को कंसीडर करें। और इन द एंड उसने हमारी कंपनी एक्वायर कर ली। लेकिन ये एक्वाजिशन यहीं पे खत्म नहीं हुई। 2 महीने के अंदर अंदर हम सारे एम्प्लॉयज को उसने फायर कर दिया। मैं जिस कंपनी का गेम का इन्वेंटर था, उसने मुझे भी बाहर निकाल दिया था। इस गेम में अब मेरा कोई नाम नहीं दिखता कहीं पर भी। उसने इतनी चेंजेस कर दी ना, वो मेरी गेम लगती ही नहीं है। आमनॉन सुनती है तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी ये स्टोरी है। उसे लगता है मिस्टर में जैसे उसी का फ्यूचर बैठा है, पर उसे टाइम से पहले ही सारी हकीकत पता चल गई थी। दूसरी तरफ हमें जाओचियन को दिखाते हैं। उसने रुई के साथ कोलैबोरेशन करके एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट की थी। सारा कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स और एक्विजिशंस भी रेडी करके बैठा हुआ था। वो रुई से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन रुई का कहना है कि आपने बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स रखी है, लेकिन वो अपने गेम से बहुत प्यार करते हैं, मुश्किल है आप ये गेम एक्वायर कर पाओगे। वो आज बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा सी लग रही थी। वो कहती है मुझे बदले में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से रिजाइन करना चाहती हूँ। जबकि आनरान को ये तो समझ आ गई थी जो भी सोच रही है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि एविडेंस कहाँ से लाए। लेकिन वो मिस्टर जोशी को इतना जरूर बोलती है कभी हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी तो आप मेरे साथ खड़ी होंगे, आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। मिस्टर जोशी के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत वीक थे। जबकि यानजा इतने लंबे समय के बाद अपने स्टूडियो में वापस आया था और उसका मैनेजर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इवन उसका तो वेट भी लूज हुआ था यानजा की टेंशन ले लेके। उधर आनरन और रू मिस्टर जावशी से मिलने के बाद यही फैसला करते हैं कि उनको नहीं पता कितनी बड़ी कंपनी जावशी के खिलाफ जीत पाएंगे कि नहीं, पर एक बात पे वो दोनों कंसर्न थे कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जबकि यानजुए की स्टूडियो में आज 2 लायर बैठे हुए थे। एक तो यानजुए का था, दूसरा उनका ओपोनेंट था। उनका जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्होंने ये बात छुपाई थी कि उनके पास कॉपीराइट्स नहीं है उस ऑथर के। एक्चुअली उन्हीं की सारी गलती थी, लेकिन वो कहते हैं हम कोर्ट में मिलेंगे। उन्हें लगता था कि लीगल बैटल में इनके पास इतने सबूत नहीं है और हम ही जीतेंगे। फिर आनरॉन ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था रुई को। उसे मैसेज किया था एक जगह पर, वो उसकी वेट कर रही थी। आनरॉन ना तो उस पर गुस्सा करती है ना ही चिल्लाती है, बल्कि बहुत शांति से उसे सिर्फ इतना ही पूछती है कि तुम्हारी हमने कंपनी क्यों छोड़ी, क्या कि तुम्हें किसी और कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हो जैसे कि जोशी। वो कोई जवाब नहीं देती और वो आगे से सिर्फ इतना कहती है कि मैंने जितने अरसा तुम्हारे साथ काम किया है मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया था कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिटीज है।
वो उसे उसकी सारी क्वालिटीज़ गिनवाती है, उसकी ये तारीफ़ है और कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को ऑब्ज़र्व करती है, ये बात ही रूही के दिल को लगती है। और वो ज़ाओचिया की काम करती थी, पर वो बिल्कुल ऑपोज़िट इंसान था। उसे आज तक ये भी नहीं पता था कि उसके एम्प्लॉयज़ की क्या क्वालिटीज़ है। वहाँ से जाते-जाते आनंद सिर्फ़ यही कहती है, अगर कभी तो मुझे कुछ बताना हो तुम्हें तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। अब इतना दिन गुज़ारने के बाद तो यांजॉय और अनरन मिलती है। अनरन बताती है कि मैं जितने सच के करीब होती जा रही हूँ, मुझे इतनी ही डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है। कुछ लोग की रियलिटी कितनी डर्टी होती है, जबकि यांजॉय का दिन भी अच्छा नहीं था। वो बताता है दूसरी कंपनी ने मुझे क्लियर करने की बजाय हमें कोर्ट में लीगल बैटल करना चाहती है। हमें नहीं लगता कि हम ये केस जीत पाएंगे। वेल इन द एंड वो लोग टॉपिक चेंज करते हैं। अनरन उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो मैं तुम्हें डिपॉजिट दे रही हूँ, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, फिर मैं तुम्हें फुल पेमेंट दूंगी। और ये सुनते ही यांजॉय का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उधर नेक्स्ट डे कंपनी में हर कोई बहुत ही क्यूरियस था, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा। वो लोग याओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाओ और हु से पूछो। वो हु के पास जाती है, उसे बस इतना ही क्लू मिलता है कि वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। कोई पक्का एविडेंस उनके हाथ नहीं लगा, मगर उन्हें उम्मीद है पर जरूर मिल जाएगा। उसकी टीम बहुत ज़्यादा एंशियस थी कि कब हमारी ऑनलाइन वापस आएगी। हमें ऐसा लगता है कि बिना लीडर के हम काम ही नहीं कर पाएंगे। उधर यांजे अपने सेटअप के साथ बैठा हुआ था, आज बहुत उदास उदास था। इतने में आनरन उसके पास आती है और कहती है कि तुम कब से अपना हेशा शो दोबारा स्टार्ट करने वाले हो। वो बोलता मैं कर सकता हूँ, मुझे कौन सुनेगा। लेकिन आनरन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता वो ब्लू ब्लड वाली एनिमी उसके पीछे तुम्ही ने ही डबिंग की थी। और मेरे तरह के बहुत सारे हैं तुम्हारे फैंस जो एंशियस होंगे तुम्हारा शो सुनने के लिए। एक तरफ आनरन उसकी हिम्मत बढ़ाती थी, दूसरी तरफ जान और उसकी मैनेजर उसके आने पर पार्टी करते हैं, उसे वाइन पिला देते हैं, बहुत एंजॉय करवाते हैं। एक बार वो लोग लीगल बैटल जीत जाए, फिर जियांजाय भी काम पर दोबारा आ सकते, उनका सूटूरिया फिर से लाइवली हो जाएगा। फिर आनरन को दिखाते हैं, उसे रूही ने कॉल की थी, मिलने के लिए बुलाया था। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। वो बताती है कि मैंने आपको किसी तरह का सीक्रेट डाटा लीक नहीं किया था, जाओचा ने सिर्फ मुझे इसलिए भेजा था ताकि जब वो ये कंपनी एक्वायर कर सके तो उसका भी कोई हो यहाँ पर। जब उसने हैकर अटैक किया था मुझे बहुत बुरा लगा था और उसी के बाद से मैंने ये कंपनी छोड़ने का फैसला किया और मैंने होम टाउन वापस जा रही हूँ। आरन उसकी ये बात सुन के कहती है कि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ टेस्टिफाई करना पड़े क्या करोगी। मुझे पता है ये मुश्किल फैसला है, बदले में मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारा कैरियर बहुत सेफ रहेगा और कभी हम लोग इस मुसीबत से निकल भी आए तो मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जियांग अक्सर किसी न किसी बहाने से पहुंचा हुआ होता था, सिर्फ और सिर्फ टियान के साथ टाइम बिताने के लिए। आज छुट्टी के टाइम जब वो जाने लगते हैं तो वो टियान से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। वो बोलती हाँ मैं फ्री हूँ। ये कहती हुई वो निकल जाती है। उसका बहुत मन कर रहा था उसे डिनर पे इनवाइट करे, लेकिन नहीं कर पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।